अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CS 619 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, इश्यूज़ ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन। जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें भी हमने डीनॉर्मलाइज को ही डिस्कस किया हुआ था। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास लर्निंग कोड में हमारे पास है, स्टोरेज है, उसकी परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस है और ईजी ऑफ यूज़ है। ठीक है, द इफेक्टिव ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन के हमारे पास इफेक्ट जो है डीनॉर्मलाइजेशन का डेटाबेस परफॉर्मेंस में और अनप्रिडिक्टेबल। ये अनप्रिडिक्टेबल होता है एज मैनी एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में या यूज़र्स में कैन बी इफेक्टिव होता है नेगेटिवली बाय डीनॉर्मलाइजेशन वन सम एप्लीकेशन। जो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं और ऑप्टिमाइज्ड होती हैं इफ़ अगर एक जो डिसीजन होता है इज़ मेड हो डीनॉर्मलाइज में, मेक श्योर दैट कि हम मेक श्योर करें कि जो लॉजिकल मॉडल है वो फुली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारे पास अब क्या थी, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है इज़ यूज होती है टू रिड्यूस करने के लिए ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी को। ठीक है, आल्सो डॉक्यूमेंट्स जो हैं द प्रूव लॉजिकल मॉडल्स एंड मेक योर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फिजिकल मॉडल करंट एज वेल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि डीनॉर्मलाइजेशन और फॉलोज जो हैं वो स्टोरेज को, कि हमारे पास देखें जब हमारे पास डीनॉर्मलाइज्ड एक डाटा होता है तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है एक ही फाइल में, तो हमें स्टोरेज का मसला हो रहा होता है और परफॉर्मेंस का भी फिर मसला होगा। जब बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो रहा होता है फिर ईजी ऑफ यूज़ होता है और मेंटेन करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है नॉर्मलाइजेशन के बदले में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ स्टोरेज इश्यूज़ ऑफ प्री ज्वाइंस के हमारे पास इश्यूज़ कौन कौन से हैं प्री ज्वाइंस के, ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बताया हुआ यहाँ पे पढ़ लेते हैं विद नॉर्मलाइजेशन के हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन में डाटा होता है उसके टोटल जो स्पेस होती है यूज टू जो हो रही होती है वो हमारे पास 1.5 GB होती है। लेकिन आफ्टर डीनॉर्मलाइजेशन जब हम उसकी कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो 1.8 GB आ जाता है, क्योंकि डीनॉर्मलाइजेशन में हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज यूज़ हो रही होती है। ठीक है, इस वजह से इधर भी उन्होंने बताया हुआ है कि जो नेट रिज़ल्ट होता है वो 12.5 है। एडिशनल स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड हो रही होती है। रॉ जो टेबल्स होती हैं, रॉ टेबल्स जो होते हैं वो रॉ डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशनल डाटा नहीं होता, जो कि अभी हमने कलेक्ट किया होता है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा नहीं होता। ठीक है, साइज़ ऑफ डेटाबेस में। ठीक है, वो कह रहे ये पढ़ लीजिएगा परफॉर्मेंस ऑफ प्री ज्वाइंस में। इधर भी इन्होंने बताया हुआ है कि विद नॉर्मलाइजेशन के साथ जो है वो सिंपली काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द मास्टर टेबल, के हम सिंपली काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को मास्टर टेबल में। लेकिन जब आफ्टर डीनॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो मेंबर्स जो होते हैं उनकी आईडीज़ वुड बी रिपीटेड होती है, क्योंकि एक ही डाटा होता है। जैसे वो हमने प्रीवियस वीडियो में एक टेबल पढ़ा था जिसमें उन्होंने आईडीज़ भी थी, उसके बाद स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कोर्स था, कैंपस था, ये सारा रिकॉर्ड जो था वो एक ही टेबल में आ रहा था। ठीक है, इससे हमारे पास रिपीटेड डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद कहता है कि बॉटम लाइन जो है दैट बी नॉर्मलाइज डिज़ाइन इज़ लाइकली टू परफॉर्म मैनी टाइम्स फास्टर एज़ कम्पेयर टू द डीनॉर्मलाइज डिज़ाइन। कहता है कि नॉर्मलाइज जो डिज़ाइन है वो मैनी टाइम फास्टर होता है एज़ कम्पेयर करते हुए डीनॉर्मलाइज डिज़ाइंस को। ठीक है, क्यूरीज दैट जो है वो मास्टर टेबल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस इश्यूज एडिंग रिडेंडेंट कॉलम्स। रिडेंडेंट कॉलम्स क्या होते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल के साथ बताया हुआ था कि जो डुप्लीकेट कॉलम्स होते हैं उनको हम रिडेंडेंट कॉलम कह रहे होते हैं। ठीक है, काउंटिंग्स विद द प्रीवियस जो हेल्थ केयर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल ली थी, उन्होंने बताया हुआ है कि जूम कर लें 60 बिट्स डिटेल्स टेबल है हमारे पास। ठीक है, कॉपिंग के हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो कलेक्ट हो रहा होता है, वो ये बता रहे होते हैं। ठीक है, रिडेंडेंट ऐड हो रहा होता है कि हम बार बार रिपीटिव डाटा ऐड हो रहा होता है। अगर हमने किसी भी स्टूडेंट का डाटा ऐड किया हुआ है तो हम अगर एडमिशन फ़ाइल है तो वहाँ पे भी उसकी आईडी और उसका नेम और उसकी डिटेल आ रही होती है। आगे अगर फ़ीस का रिकॉर्ड आ जाता है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर फ़ीस का रिकॉर्ड होता है तो उधर भी आईडी होती है, उसका मतलब नेम होता है, उसकी डिटेल वगैरह और फिर उसकी फ़ीस वगैरह होती है। इससे जो आईडी और नेम होता है वो हमारे पास रिडेंडेंट कॉलम बन जाता है, वो बार बार रिपीट हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने इधर भी वही बताया हुआ है कि हमारे पास एडिंग रिडंडेंट कॉलम में क्या होते हैं अदर इश्यूज जो हैं वो इंक्लूड इंक्रीज़ इन टेबल साइज़ के। इससे हमारे जो टेबल का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि बार बार एक ही डाटा जो है वो हम रिपीट कर रहे होते हैं। मेंटेन एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, और जब इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी हो जाती है तो हमारे पास सम टाइम लॉस हो जाती है कुछ इंफॉर्मेशन उनमें से, ठीक है। तो साइज़ जो उसकी साइज़ होती है वो भी लार्ज हो जाती है टेबल की, ठीक है। टेबल इंक्रीज बाय द साइज़, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है। कहते हैं उसके बाद इजी ऑफ यूज़ इश्यूज़ हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 के में भी हमने यही डीनॉर्मलाइजेशन के इश्यूज़ पढ़े हुए थे। इस वजह से लेक्चर नंबर 9 उसका ही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लेक्चर नंबर 8 में हमने कवर कर ली हुई हैं। हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक डाटा को हम जो है वो एक टेबल होता है उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग जो होती है इज़ अ डिवाइड एंड कनकर टेक्निक। डिवाइड एंड कनकर टेक्निक क्या होती है कि हम डाटा को पहले डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर कनकर होता है कि उसको हम बाद में कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। टेक्निक दैट एक्सप्लोर पैरेलिज्म की ये एक्सप्लोर कर रही होती है पैरेलिज्म को। जो कनकर पार्ट होता है टेक्निक का इज़ अबाउट टू कंबाइनिंग द रिजल्ट। देखा है कि कनकर जो पार्ट है वो टेक्निक जो है वो कंबाइनिंग करने को रिजल्ट को कह रहे होते हैं, ठीक है। ये आई थिंक सो 603 में है टॉपिक्स। डिवाइड एंड कंकर रूल जो है वो उन्होंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, मुझे बुक का कोड नहीं याद आ रहा, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क, कि हम कैसे इसको वर्क कर रहे होते हैं हैश बेट स्प्लिटिंग के साथ, ठीक है। कहता है कि हैश जो पार्टिशनिंग होती है मोस्ट कॉमन पार्टिशनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं इसमें, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं मोस्टली। ऑल पैरेलल जो RDBMS है, RDBMS जो होता है रीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो होती हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं सम बिल्ट इन हैश पार्टिशनिंग हमारे पास जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ यहाँ पे भी कि हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग में क्या हो रहा होता है, ये रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। राउंड रॉबिन ये भी एक पूरा टॉपिक है जो कि प्रीवियस जो सेमेस्टर है उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। राउंड रॉबिन और रैंडम स्प्लिटिंग जो है वो क्या होता है उन्होंने बताया हुआ है कि राउंड रॉबिन जो स्प्रेड होता है डाटा जो होता है वो अक्रॉस द पार्टीशन, के हम डाटा को क्रॉस कर रहे होते हैं पार्टीशन में, बट डज़ नॉट अफेक्ट, लेकिन ये जो है वो पार्टीशनिंग जो होती है एस्टिमेशन के तौर पे हो रही होती है, ठीक है। सेम रीजन दैट हैशिंग डज़ नॉट फैक्टलाइज पार्टीशनिंग एस्टिमेशन। जो मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ रेंज होती है वो पार्टीशनिंग ऑन इज़ ऑन डेट होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमें स्प्लिटिंग, एक मिनट, स्प्लिटिंग हमने बताई हुई है ईयर्स के बेस पे, ठीक है। कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास एक प्रोसेसर है जिसमें हमने स्प्लिट की हुई है डेट्स के लिहाज से, ईयर्स के लिहाज से। जैसे कि देखें 1998 में हमने ये स्प्लिट किया हुआ है P1 को, 1990 में हमने P2 को, 2000 में P3 को, और 2001 में हमने P4 को स्प्लिटिंग की हुई है। ये एक हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग हो रही होती है, अगर ऐसी है तो हॉरिजेंटल स्प्लिटिंग होगी, अगर ऐसी होती है तो फिर हमारे पास वर्टिकल स्प्लिटिंग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया होगा कि हमारे पास वर्टिकल स्प्लिटिंग के परफॉर्मेंस इशू क्या होते हैं, कि केयरफुली आइडेंटिफाई करें एंड सिलेक्ट करें द कॉलम्स को दैट गेट प्लेस्ड, जो कि प्लेस्ड हो रहा होता हो ऑन विच साइड ऑफ द इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड डिवाइड विद द स्प्लिट्स, के हमने डिवाइड किया हो बिटवीन द स्प्लिट्स के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। कहता है कि लेक्चर नंबर 10 में वो हमारे पास क्या कह रहा है कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होती है, ठीक है। कहता है उसका लर्निंग गोल हमारे पास क्या है, कि व्हाट इज़ OLAP, के हमारे पास OLAP क्या होती है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है हमारे पास, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है उसमें डाटा वेयर हाउस में और OLAP में, ठीक है। और उसके बाद डाटा वेयर हाउस और हमने OLAP को टुगेदर किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, और उसके बाद हमने एनालाइज बोर्ड देखा हुआ है कि हमारे पास क्या है। कहता है कि
OLTP जो है इम्प्लीमेंटेशन जो होती है और फुली नॉर्मलाइज्ड हो रही होती है, ठीक है हमारे पास। उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन के, इसका रिलेशन क्या होता है, कहते हैं कि डाटा वेयर हाउस, एक डाटा वेयर हाउस जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेट होता है, टाइम वेरिंग होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है और कलेक्ट करता है डाटा को दैट इज़ यूज, जो कि यूज़ हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग के, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ हो रहा हो। टिपिकली द डाटा जो होता है, टिपिकली जो डाटा वेयर हाउस है वो मेंटेन कर रहा होता है और सेपरेटली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेटली डाटा को मेंटेन कर रहा होता है, ऑपरेशनल डाटाबेस को एंड ऑन डिफरेंट सर्वर्स पे। कहता है कि जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेपरेटली, डाटा वेयर हाउस जो है वो सेपरेटली मेंटेन कर रहा होता है किसी भी डाटा को। डाटा वेयर हाउस, एक डाटा वेयर हाउस जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा, इम्प्लीमेंटेशन विदाउट एन OLAP टूल इज़ नियरली अनथिंकेबल, के कहता है कि डाटा वेयर हाउस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए OLAP के बगैर तो ये हम अनथिंकेबल है, ठीक है। डाटा वेयर हाउस एंड ऑनलाइन एनालिटिकल होता है, एनालाइज होता है, तज्जिया करना, प्रोसेसिंग का हमारे पास, और एसेंशनली एलिमेंट्स होते हैं ऑफ डिसीजन स्पोर्ट्स के एंड गो हैंड इन हैंड, और वो हैंड इन हैंड हो रहे होते हैं, ठीक है। और एरिया मैनी जो हैं OLAP प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होती हैं और अवेलेबल हो रही होती हैं, एंड ऑल द प्रिंसिपल्स, और जितने भी प्रिंसिपल होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के, हैव प्रोडक्ट इन दिस एरियाज़, और इन एरियाज़ में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो हैं और वेरी डिफरेंट जो होती हैं फ्रॉम, ये किससे डिफरेंट होती हैं, MIS सिस्टम से, ठीक है। डाटा वेयर हाउस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है बेस्ट पोर्ट ऑफ एनालाइज विद OLAP कैरियर आउट ऑफ एनालाइज टास्क। ये MCQs में पूछ लेता है, ये यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि डाटा वेयर हाउस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है विदाउट एन OLAP अनथिंकेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सपोर्टिंग द ह्यूमन थॉट प्रोसेस, हमारे पास के थॉट प्रोसेस क्या होते हैं हमारे पास, और हमारे पास क्यूरी सीक्वेंस क्या हो रही होती है, ठीक है। जो इंटरप्राइज होती हैं वो वाइड फॉल्स होती हैं इन द प्रॉफिट के, वो प्रॉफिट पे फॉल्स हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रॉफिट जो होते हैं वो डाउन बाय अ लार्ज परसेंटेज कंसिक्वेंटली ड्यूरिंग लास्ट, वो बता रहा है, ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि एनालाइज ऑफ लास्ट एग्जांपल के, लास्ट एग्जांपल के हमने एनालाइज क्या किया हुआ है कि एनालाइज इन एडा हुक, आई थिंक सो कि एडा हुक हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एनालाइज इन इंटरेक्टिव, कि हमने एनालाइज करना है इंटरेक्टिव को, और उसके बाद एनालाइज इज डायरेक्टली ड्रिल डाउन में, रोल अप में और ड्रिल अक्रॉस में। उसके बाद इन द एडिशनल MIS सिस्टम के, हम MIS सिस्टम देयर इज़ एन ऑलमोस्ट लीनियर सीक्वेंस, के ये ऑलमोस्ट लीनियर सीक्वेंस ऑफ क्यूरीज होती हैं। वन क्यूरी, एक जो क्यूरी होती है वो फॉलोड हो रही होती है बाय अदर, एक क्यूरी दूसरी क्यूरीज के फॉलो हो रही होती है विद द लिमिटेड नंबर ऑफ क्यूरीज से टू गो बैक टू ऑलमोस्ट फिक्स्ड, के वो फिक्स कर सके ए रिजल्ट को, ठीक है। हमारे पास जो चैलेंजेस हैं कि हमारे पास क्या है कि वांट टू कंप्यूट आंसर्स इन एडवांस, के हम आंसर्स को कंप्यूट कर लें एडवांस में, बट डज नॉट नो द क्वेश्चंस, लेकिन हमें क्वेश्चंस नहीं होती। ये हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि कंप्यूटर आंसर्स टू ऑल पॉसिबल क्यूरीज, कि कंप्यूटर जो है वो ऑल पॉसिबल क्यूरीज को आंसर कर दे, बट हाउ, लेकिन कैसे, नोट करें क्यूरीज जो है और मल्टी डिमेंशनल एग्रीगेट्स होती हैं एट सम लेवल, कुछ लेवल में। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि ऑल पॉसिबल हमारे पास क्यूरीज क्या हैं, कि हमारे पास पाकिस्तान है, उसके हमारे पास प्रीवियंस है, उसके उन्होंने बाद में उसकी डिवीजन्स, उसको 4 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। फिर जो हमारे पास लाहौर की डिस्ट्रिक्ट है वो ये है, और पेशावर की डिस्ट्रिक्ट ये है, ठीक है। उन्होंने बाद जून हमारे पास लास्ट पे जो जहाँ पे होता है वो जून होता है हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद वेयर डज द OLAP फिट इन, के ये कहाँ पे फिट हो रहा होता है, ये हम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ क्लासिफिकेशन, ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है, नॉट अ डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक, कि डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक नहीं है। एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है वो यूज़ कर रही होती है मल्टी लेवल एग्रीगेट्स को, ठीक है। रिकॉर्ड लेवल अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं वेरी फास्ट, ये बहुत फास्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं, इटरेक्टिव कर रहे होते हैं और एडा हुक डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि वेयर डज द OLP फिट, के ये कहाँ पे फिट हो रही होती है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन डाटा होता है, ये हमारे पास DBMS होता है, ठीक है। उसके बाद ये डाटा जो है वो लोड होके हमारे पास OLAP डाटा के क्यूब्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लोड होके मोलैप में। उसके बाद जो मोलैप होता है उससे डाटा जो है वो लोड होके हमारे पास रिपोर्ट्स पे जाता है, जहाँ से हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ये लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन टूल्स में चला जाता है, जैसे कि ग्राफ्स लाइंस के सूरत में हमें बताया जाता है कि एनालिटिक हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये सारा प्रोसेस जब हो जाता है तो फिर हम डिसीजन मेकर बनते हैं कि अब हम क्या डिसीजन लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि डिफरेंस क्या है हमारे पास OLTP का और OLAP का, ठीक है। उसके फीचर्स क्या हैं कि सबसे लेवल ऑफ डाटा के, इसमें लेवल ऑफ डाटा क्या होता है, OLTP में डिटेल्ड होता है और इसमें एग्रीगेट होता है। फिर अमाउंट ऑफ डाटा रिसीव जो है वो पर ट्रांजैक्शन जो है वो स्मॉल हो रही होती है और इधर लार्ज हो रही होती है। व्यूज़ जो हैं वो इधर प्री डिफाइंड हो रहे होते हैं और इधर जो है वो यूज़र डिफाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। टिपिकली राइट जो है ऑपरेशन जो है इसमें अपडेट का, इंसर्ट का और डिलीट का हो जाता है, और इसमें जो है वो इंसर्ट ऑलमोस्ट नो डिलीशन के, इसमें सिर्फ इंसर्ट होता है लेकिन डिलीशन नहीं हो रही होती, ठीक है। एज ऑफ डाटा जो है वो करंट जो है वो 60 to 19 डेज होता है और इसमें जो है 5 to 10 ईयर्स होता है, ठीक है। टेबल्स जो है इसमें फ्लैट टेबल्स होते हैं और इसमें मल्टी डिमेंशनल टेबल्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स लार्ज होते हैं लेकिन इधर लोअर मीडियम हो रहे होते हैं, ठीक है। डाटा अवेलेबल जो है इधर हाई है, 24 घंटे और 7 दिन, मतलब 24 आवर चल रहा होता है, और यहाँ पे लोअर मीडियम होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि डेटाबेस का साइज़ क्या होता है, कि इधर जो होता है हमारे पास GB से लेके टेराबाइट तक होता है, ठीक है। गीगाबाइट से लेके टेराबाइट तक लो, मीडियम पे और यहाँ पे हाई पे हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि रिक्वायर कर रहा होता है ये एक्सपीरियंस को, और ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड हो रहा होता है, ठीक है। ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होता है ये डाटा जो है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है उसको कि फ्लैट में क्या होता है, एनालाइज में हम जब तज्जिया करते हैं OLTP का, तो फिर क्या होता है, फिर शेयर्ड में मल्टी डिमेंशनल में, इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट में कि डिलीवरी इंफॉर्मेशन टू द यूज़र एट फेयरली, जो है हमारे पास रेट ऑफ टाइम है। एनालाइज में परफॉर्मेंस बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल एनालाइज ऑफ द डाटा होता है, प्री डिफाइंड बाय एप्लीकेशन डेवलपर आर डिफाइंड बाय एडा हुक बाय द यूज़र। शेयर्ड में क्या कह रहा है कि इम्प्लीमेंट हम कर रहे होते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो है वो नेसेसरी फॉर शेयरिंग करने के लिए पोटेंशियली कॉन्फिडेंटली डाटा अक्रॉस अ लार्ज यूज़र जो पॉपुलेशन है उसको। मल्टी डिमेंशनल में हमारे पास क्या कह रहा है कि जो एसेंशनली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLAP हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि access all the data and the information necessary and relevant for the application whenever it may reside and not limited by volume, के ये limited नहीं होती by volume में। फिर explanation में भी उन्होंने यही बताया हुआ है, उसको explain कर दिया हुआ है उसने फास्ट में एनालाइज करते हुए, शेयर करते हुए। आई थिंक सो कि ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। मल्टी डिमेंशनल में कि मल्टी डिमेंशन जो है वो इज़ अ की रिक्वायरमेंट टू द लेटर होता है एंड एट द जो हार्ट होता है ऑफ द क्यूब का, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये ऊपर वाले को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है मल्टी डिमेंशनल, जिसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।